नमस्कार प्यारे बच्चों, सो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब शानदार चैप्टर है। हर साल हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली एल्काइल हैलाइड क्या होता है? ये है एल्काइल हैलाइड RX। तो अगर इसको हम ब्रेक करें तो R प्लस X माइनस में ब्रेक करता है। तो इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है और ये न्यूक्लियोफाइल होता है। तो अब अपने को समझ में आना चाहिए कि यार इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। सो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं समझो। जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल इज अ इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज। ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन लविंग। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग। क्लियर? और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। क्लियर? इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियस लविंग। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोफाइल की अगर बात करें कि यार इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, तो देखो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज। ये तो समझ में आ गया। यानी इलेक्ट्रॉन लविंग है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो होता क्या है जनरली, अगर हम ये बात करें कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज एंड ऑलवेज अटैक एट द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। क्या कहानी क्लियर है? ऑलवेज अटैक एट द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। सो अगर हम बात करें इसको क्लासिफिकेशन, इसको कैसे कैसे अलग अलग करते हैं, तो देखो पहला पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेसीज आर इलेक्ट्रोफाइल। चेक करिए, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेसीज आर इलेक्ट्रोफाइल। जैसे CH3 प्लस, H प्लस, NO2 प्लस, Cl प्लस, ETC। ये पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। कुछ एक्सेप्शनल केस के साथ, जैसे H3O प्लस, NH4 प्लस। ये जो दोनों हैं ये पॉजिटिव चार्ज हैं, बट इन्हें हम नॉट इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लेकिन यहाँ पे इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो पहली बात, दूसरा नाइट्रोजन ऑक्सीजन एज अ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। अगर सेकेंड पीरियड एलिमेंट है इसका मतलब ये अपना ऑक्टेट एक्सपैंड भी नहीं कर सकते, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल नहीं। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम और बात करें पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो देखिए Li प्लस, B+2, Na प्लस, Mg+2, इन्हें भी हम नॉट इलेक्ट्रोफाइल में लाते हैं। नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा क्यों? क्योंकि यार Li तो हमेशा टेंडेंसी थी Li+ बनने की। एक बार बन गया, हीलियम की तरह हो गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता। क्लियर? दूसरा पॉइंट समझिए। पहला तो पॉजिटिवली चार्ज हो गए। दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसा कंपाउंड जिनमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, ऐसा कंपाउंड जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट क्या हो? इनकम्प्लीट हो। यानी कंपाउंड हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट लाइक BCl3, AlCl3, BH3, ETC, ये सब क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल। थर्ड, ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन ध्यान सुनिएगा, ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकते हो, लाइक PCl5, SnCl4, ZnCl2, ये सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। कैसे? ये देखो, ये देखिए ZnCl2 भी लिख लीजिए,
ये देखिए सब इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गए, इलेक्ट्रोफाइल। कहानी क्लियर हो रही? तो इलेक्ट्रोफाइल के 3 पॉइंट क्लियर हुए। और बात समझिए, ऐसा कंपाउंड देखिए जिनमें पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप हो, क्या हो, पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप, लाइक ये कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में आप देखिए पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप, एक में पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये जो पॉजिटिव वाला है कार्बन, क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। वैसे तो देखा जाए न्यूक्लियोफाइल की अगर थोड़ी सी बात करें, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला सेंटर न्यूक्लियोफाइल होता है। यानी पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप जो होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों होते हैं। जैसे ये देखिए, तो ये इलेक्ट्रोफाइल और ये वाला सेंटर न्यूक्लियोफाइल। अभी बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल की। लास्ट पॉइंट है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल्स भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, लाइक CH3 डॉट, देखो CH3 डॉट हो गया, Cl डॉट हो गया, ये देखिए। क्या भाई बात समझ में आ रही है? तो ये जो है ये क्या होंगे, ये देखिए। अच्छा एक बात और समझो, जनरली ऐसा बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स, लुईस एसिड सुने हो आप? लुईस एसिड, लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना। तो जनरली सारे इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड होते हैं जनरली। ये लुईस एसिड नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन लुईस एसिड नहीं है। सोचो कैसे? क्योंकि अगर इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इन्हें लोन पेयर नहीं चाहिए। लुईस एसिड होते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल हैं लेकिन लुईस एसिड नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स आपको बताया गया कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होंगे, न्यूक्लियस लविंग यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज एंड ऑलवेज अटैक एट द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। तो इसको अगर हम अलग अलग करें तो पहला निगेटिवली चार्ज स्पेसीज, चेक करें, जैसे Cl माइनस, NO2 माइनस, H माइनस, CH3 माइनस, ETC। अच्छा इसमें क्या था कि पॉजिटिव चार्ज वाले में तो एक्सेप्शनल केस थे कि ये पॉजिटिव है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, जहां भी निगेटिव होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। दूसरा, ऐसे कंपाउंड जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लाइक एल्कोहल, वाटर, PCl3, अमोनिया, ये देखिए ये सब जो है न्यूक्लियोफाइल होंगे। देख लीजिए, क्लियर है भाई? क्लियर। थर्ड पॉइंट इसका होगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर न्यूक्लियोफाइल। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर न्यूक्लियोफाइल्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, अच्छा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर न्यूक्लियोफाइल्स कैसे? जैसे RMgX, ये नाम सुने होंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डेल पॉजिटिव और यहाँ डेल निगेटिव, तो ये जो डेल निगेटिव वाला सेंटर है ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, अभी बताए थे Mg+2 इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। यहाँ से RLi हो जाए, R2CuLi हो जाए, ETC, ये सब न्यूक्लियोफाइल होंगे। फोर्थ पार्ट, कंपाउंड हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कंपाउंड हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
कंपाउंड हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिन कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल लाइक। बेंजीन है, बेंजीन, क्लियर, ये सब न्यूक्लियोफाइल है। एंड लास्ट पॉइंट होगा वही पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप। पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों होते हैं, ध्यान रखना। क्लियर भाई? तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, कहानी क्लियर हुई, देख लीजिए। अब बात जरा समझिए। अब इसके बाद आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। अभी वो यार ये न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, तो देखो पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। बेसिकली न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, किसी न्यूक्लियोफाइल के पावर को बताना कि कितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है। क्लियर? अब देखो होता क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर अपन ये समझें कि यार बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या डिफरेंस है, तो देखो जितने भी बेस होंगे न्यूक्लियोफाइल होंगे, जो न्यूक्लियोफाइल होंगे वो बेस होंगे। मतलब बेस है तो न्यूक्लियोफाइल पक्का है, न्यूक्लियोफाइल है तो बेस पक्का है। हाँ, कम ज्यादा हो सकता है, स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकती है, लेकिन होगा पक्का। अब तो अगर ऐसा है तो फिर इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? तो अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें कि यार इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, तो देखो होता क्या है, जब कोई कंपाउंड लोन पेयर डोनेट करता है, न्यूक्लियोफाइल में भी लोन पेयर डोनेट करता है और बेसिक स्ट्रेंथ में भी लोन पेयर डोनेट करता है। फर्क क्या है? जब कोई कंपाउंड H+ को लोन पेयर डोनेट करता है तो वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बताता है। जब कोई कंपाउंड H+ को लोन पेयर डोनेट करता है तो वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बताता है, लेकिन H+ के अलावा जब किसी और कंपाउंड को कोई लोन पेयर डोनेट करता है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बताता है। ये बेसिक डिफरेंस है, पहला डिफरेंस। पहला डिफरेंस क्लियर करिए, पहला डिफरेंस क्लियर। बेस डोनेट्स अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू H+ एंड न्यूक्लियोफाइल डोनेट्स अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अदर देन H+। पहला क्लियर हो गया। दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो बॉन्ड बनाता है, समझना, और बेस वाला भी बॉन्ड बनाता है, बेस H के साथ बनाता है और न्यूक्लियोफाइल H+ के अलावा किसी बनाता है। तो क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, ध्यान सुनिएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज Kcp। अब ये क्या मतलब है? Kcp का मतलब होता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। मतलब न्यूक्लियोफाइल से मतलब नहीं होता कि बॉन्ड स्टेबल बने कि ना बने, वो तो तुरंत लोन पेयर डोनेट करे, यानी कि लोन पेयर डोनेट करने का रेट ज्यादा होता है। लोन पेयर डोनेट करने का रेट ज्यादा होता है, बॉन्ड स्टेबल हो चाहे ना हो, ये होता है Kcp। लेकिन बट बेस फॉर्म TCP का मतलब होता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। मतलब जो बेस होगा, क्योंकि हमेशा H+ को लोन पेयर डोनेट करेगा और H+ का साइज होता है छोटा, तो बॉन्ड लेंथ क्या आएगी? कम, और बॉन्ड लेंथ कम आएगी तो हमेशा स्टेबल बॉन्ड बनता है। यानी जब बेसिक स्ट्रेंथ होती है तो स्टेबल बॉन्ड बनता है, और जब न्यूक्लियोफाइल का बिहेवियर शो करता है तो जनरली उसके रेस्पेक्ट में अनस्टेबल बॉन्ड बनता है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी Kcp प्रोडक्ट होता है और बेसिक स्ट्रेंथ TCP प्रोडक्ट होता है। क्या कहानी क्लियर है? ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। क्लियर? अब एक्चुअली में क्या है
कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है कि अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन देना, जो आप अपनी मर्जी से जो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे पाएगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। देखो जैसे तुम्हारे से क्वेश्चन पूछा जाए न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, देखो अगर ये पूछा जाए तो इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिकली न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे डिसाइड करते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है कौन अपनी मर्जी से लोन पेयर डोनेट करेगा। तो अब इसमें बताओ अपनी मर्जी से कौन डोनेट करेगा, बताओ दिमाग लगाओ भाई। अगर अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है तो देखो सिंपल सा काम ये है कि ये इसका साइज छोटा है, इसका बड़ा है, इसका बड़ा है, इसका बड़ा है, तो इसमें जो निगेटिव चार्ज है उसका जो अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस वो सबसे कम होगा। क्लियर। जब भी कभी न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात की जाए, कोई सॉल्वेंट की बात ना की जाए, तो हम हमेशा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर ही मानते हैं। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस की होती है। यह है न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्यों? क्योंकि I माइनस का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम होता है तो इजीली लोन पेयर डोनेट करता है। अच्छा स्टेबल नहीं बनेगा बॉन्ड, क्यों नहीं बनेगा स्टेबल? क्योंकि इसका साइज बड़ा है, लेकिन स्टेबिलिटी से इसको मतलब नहीं, इसको तो टीसीपी से मतलब नहीं है, केसीपी से मतलब है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड फोर्स। देख लीजिए, तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी आई। अब ये हुआ, ये तो अपन एक एग्जांपल ले ली। अब ये हुआ क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर अपन ये कहें कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो देखिए तो बात जरा समझिए। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। देखिए होता क्या है बात जरा समझिए। अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो पहला नंबर आता है साइज। न्यूक्लियोफिलिसिटी साइज पे कैसे डिपेंड करती है। देखिए जैसे अपन ये बात करें कि भाई साइज पे कैसे डिपेंड करती है, तो इसमें दो फैक्टर आते हैं, एक तो इंडिविजुअल साइज, दूसरा सॉल्वेंट के साथ में साइज में क्या फर्क आता है। तो जैसे मान लीजिए, देखिए देखिए अगर आप ये देखो कि O माइनस O माइनस O माइनस, यहां O का साइज तो सेम ही रहेगा ना, O के साइज में फर्क नहीं आएगा। तो यहां पे अगर हम ये कहें कि इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, तो बेसिकली साइज का मतलब ध्यान रखना यहां क्या है, स्टेरिक फैक्टर। साइज का मतलब क्या है, स्टेरिक फैक्टर। तो होगा क्या, ध्यान सुनिए, यहाँ पे O माइनस है, O माइनस है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे O माइनस है तो इसको क्या करना है न्यूक्लियोफाइल के लिए, ये अपने लोन पेयर डोनेट करना है। तो यहाँ इसको साइज, इसका साइज के पीछे का साइज क्या बड़ा, तो इसको क्या हुआ, इसने घेर लिया। O माइनस को चारों तरफ से क्या कर लिया, इसने कवर कर लिया। तो O माइनस लोन पेयर अपने डोनेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी आएगी वो ये देखो,
ये देखो, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेटा। और अगर यहीं पे बेसिक स्ट्रेंथ की बात होती, बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ उल्टा हो जाता। ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ है और ये इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है। देखो, तो बेसिकली साइज का मतलब इंडिविजुअल एटम साइज से नहीं, स्टेरिक फैक्टर, ओवरऑल साइज कितना बड़ा हो रहा है। क्या कहानी क्लियर हो रही है? देख लीजिए। अच्छा, अब ये हुआ कि बेसिक स्ट्रेंथ में तो यार स्टेरिक फैक्टर का फर्क नहीं पड़ा। इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ में क्या है, H+ को अटैक करना है। तो H+ तो छोटा सा है, कहीं से आके घूम जाएगा। तो O निगेटिव जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतना जल्दी H+ अटैक करेगा। देख लीजिए, यहां से बात समझ में आ गई। तो स्टेरिक बेसिकली न्यूक्लियोफिलिसिटी जो हुई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक फैक्टर। ये देखो, क्लियर। दूसरा इसमें फैक्टर जो आता है सॉल्वेंट का। दूसरा फैक्टर क्या आता है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बेसिकली जो सॉल्वेंट हैं वो देखो, अगर हम सॉल्वेंट की बात करें, पोलर, नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर। अब इस पे बहुत ज्यादा डिटेल में अपन नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम की कमी है। पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है और नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। तो अब पोलर में अगर बात करें तो पोलर में फिर दो आएंगे, प्रोटिक पोलर और अप्रोटिक पोलर। देख लीजिए, प्रोटिक पोलर का मतलब क्या है कि ऐसा सॉल्वेंट जिसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम किसी H से जुड़ा हो, यानी पोलर बॉन्ड हो। क्लियर करो, जिसमें H+ अलग हो रहा हो। अगर H+ अलग हो रहा है तो समझ लो पोलर प्रोटिक हो गया। और अप्रोटिक का मतलब जिसमें H+ अलग न हो रहा है, यानी एसिडिक हाइड्रोजन इसमें हो, ऐसे समझ सकते हैं आप। लाइक वाटर, अमोनिया, एसिटिक एसिड, ये सब पोलर प्रोटिक में आएंगे। अप्रोटिक में कौन आएगा? एसीटोन। पोलर तो है लेकिन प्रोटिक नहीं है। एसीटोन हो गया आपका, ईथर हो गया, DMSO हो गया। क्या भाई बात समझ में आ रही है? देख लीजिए, अब क्या फर्क है, कैसे सॉल्वेंट का फर्क आता है। देखो, जैसे पोलर प्रोटिक में वाटर, अमोनिया, एसिटिक, ये फॉर्मिक एसिड, एल्कोहल, ये सब जो है पोलर प्रोटिक। पोलर अप्रोटिक ये आएगा आपका एसीटोन, ईथर, DMF, डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड,
DMSO डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड, ये सब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। अब ये समझो कि इनका रोल क्या है न्यूक्लियोफिलिसिटी में। तो ऐसे देखो देखो, न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं उसमें जनरली हम निगेटिव चार्ज बनाते हैं, NU माइनस मान लीजिए, ये लोन पेयर होगा। अगर आपके पास ऐसा कोई सॉल्वेंट है जिसमें पोलर अप्रोटिक है, मान लीजिए पोलर प्रोटिक, तो क्या ये डेल पॉजिटिव क्या ये इसको चारों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना के क्या कर लेगा, घेर लेगा। देखो, यानी इसको बोलते हैं सॉल्वेट कर लेना। तो जब इसका सॉल्वेशन हो जाएगा तो यानी न्यूक्लियोफाइल को चारों तरफ से लेयर बना लिया तो अब न्यूक्लियोफाइल किसी पे अटैक नहीं कर पाएगा, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी घट गई। देख लो, यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डिक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिसिटी। देख लो, यानी अपन क्या कहेंगे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट decreases the nucleophilicity। क्लियर। लेकिन अगर मान लीजिए अप्रोटिक पोलर होता है, यानी प्रोटिक का पोलर होता है, इसका मतलब उसमें प्रोटॉन न होता तो लोन पेयर ही होता। लाइक आप कोई भी ले लो, ये ले लो, तो अब ये निगेटिव चार्ज को सॉल्वेट नहीं कर पाएगा, तो इसमें बहुत कोई फर्क नहीं पड़ा, न्यूक्लियोफाइल जैसा है वैसे ही रहेगा। देख लीजिए, तो अब ये हुआ कि इससे आंसर में क्या फर्क आएगा। तो देखो, सपोज मान लीजिए F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे तो I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस। देख लीजिए, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि F माइनस का साइज सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा है तो जो ये सॉल्वेंट होगा क्या वो इसको सबसे जल्दी घेरेगा। ये देखो, तो जिसका साइज छोटा होगा उसका सॉल्वेशन बहुत आसान होगा और इसलिए वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल पुअर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, तो F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आता। ये देखिए, ऐसा क्यों? क्योंकि I माइनस तो फिर सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और I माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया तो फिर लोन पेयर देने से क्यों रहा, भाई देगा ही नहीं, तो F माइनस जल्दी दे देगा। देख लीजिए, तो इन पोलर अप्रोटिक में आएगा, और पोलर अगर कुछ ना दिया हो तो ये, क्योंकि कुछ नहीं दिया होता तो हम सॉल्वेंट क्या मान लेते हैं, वाटर, तो इसलिए ऐसा आंसर आ जाता है। क्या भाई कहानी क्लियर है? जैसे और एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम है नहीं अपने पास। NH3 PS3 ASS3। अब इसमें आपको बताना है न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक ऑर्डर। तो आप न्यूक्लियोफिलिसिटी देखिएगा, ये इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है। देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऐसा क्यों? क्योंकि AS में लोन पेयर साइज बड़ा है, तो उसका जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन है वो कम है, तो इजीली लोन पेयर डोनेट करेगा। यानी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर विल बी द न्यूक्लियोफिलिसिटी। कब? जब सॉल्वेंट प्रोटिक हो। कुछ नहीं दिया होता तो हम सॉल्वेंट को प्रोटिक ही मान लेते हैं। अच्छा, बेसिक स्ट्रेंथ, ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी। देखो, ऐसा क्यों?
क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, जीओसी में बताया गया था कितना लोन पेयर अवेलेबल है। तो लोन पेयर अवेलेबल कहाँ है, जिसका साइज छोटा है वहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, H+ कटाक से अटैक मारेगा। ये देखिए जैसे ये है बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों कंपेयर करना है। तो आपको बताया देखिए इसमें क्या है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, तो साइज में इसमें बहुत कोई डिफरेंस नहीं है, साइज लगभग सेम है। तो सिंपल ये देखना पड़ता है कि अगर साइज सेम है तो निगेटिव चार्ज अनस्टेबल कहाँ है। जहां निगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा वो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो निगेटिव चार्ज अनस्टेबल कहाँ है, देखो CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस। कैसे चेक किए, सिंपल साइज सेम है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, तो F पे सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर सबसे ज्यादा स्टेबल है तो लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा और पुअर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। अच्छा, बेसिक स्ट्रेंथ सेम रहेगी, बेसिक स्ट्रेंथ सेम रहेगी क्योंकि साइज में कोई फर्क ही नहीं है। तो बेसिक स्ट्रेंथ ध्यान रखना। अगर अलोंग द पीरियड की बात की जाएगी, अलोंग द पीरियड बेसिक स्ट्रेंथ एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर विल बी द सेम। अलोंग द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर विल बी अपोजिट। ये देख लीजिए, क्लियर क्लियर है। और बता दें आपको, सॉल्वेंट का इफेक्ट तभी होगा जब अटैकिंग एटम जो है, जो एटम अटैक कर रहा है उसके साइज में डिफरेंस होगा, तभी तो सॉल्वेंट घेरेगा कम और ज्यादा। अगर साइज सेम है तो लगभग क्या हो गया, बराबर हो जाएगा। क्या भाई कहानी समझ आई? बाकी आप न्यूक्लियोफिलिसिटी सेल्फ पढ़िएगा एनसीईआरटी से, क्योंकि इसमें पढ़ाने को तो बहुत होता है बट टाइम की थोड़ी लिमिटेशन है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि यार चलो न्यूक्लियोफाइल समझ में आ गया, इलेक्ट्रोफाइल समझ में आ गया, अब मेनली एल्काइल हैलाइड की जो रिएक्शंस हैं वो समझते हैं। एक्चुअली में क्या है कि अपने को एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन नहीं पढ़ना है, एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन हम लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन में पढ़ लेंगे तो यहाँ अपन केवल एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन पढ़नी है। तो आप ये देखो कि जैसे एल्काइल हैलाइड क्या है, RX, ये X हैलोजन होता है, क्या है, तो यहां से अगर हम R+ बना दें तो ये X- बना दें, यानी ये जो है लीव किया, तो इसको बोलते हैं हम लीविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप। अब क्या होता है कि लीविंग ग्रुप क्या होता है ये समझिए, लीविंग ग्रुप समझिए, क्योंकि लीविंग ग्रुप समझना पड़ेगा, क्योंकि पूरे एल्काइल हैलाइड में X को अलग करना है तो लीविंग ग्रुप समझना पड़ेगा। तो लीविंग ग्रुप क्या होता है, लीविंग ग्रुप, अच्छा लीविंग ग्रुप टेंडेंसी कैसे निकालते हैं, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अलग होने के बाद अगर वो स्टेबल हो गया तो समझ लीजिए कि अच्छा लीविंग ग्रुप है। यानी बीकर द बेस बेटर द लीविंग ग्रुप, ऐसा समझिए आप, बीकर द बेस ये देखिए जैसे F-, Cl-, Br-, I-। अच्छा, वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप क्या मतलब है, वीकर द बेस का मतलब उसका एसिड स्ट्रांग रहा होगा, अगर एसिड स्ट्रांग रहा होगा तो निगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। यानी वीकर द बेस का मतलब जितना निगेटिव स्टेबल होगा उतना वीकर होगा। यानी ऐसे भी समझ सकते हो कि लीविंग ग्रुप निगेटिव चार्ज, जो निगेटिव लीविंग ग्रुप है निगेटिव चार्ज वाले हैं, क्या इनकी टेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी के होगी। देखो चेक करो,
लीविंग ग्रुप अगर निगेटिव चार्ज है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्टेबिलिटी। तो अगर हम कहें तो लीविंग टेंडेंसी LT, लीविंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, I माइनस BR माइनस CL माइनस F माइनस। ये देखिए, क्योंकि जो लीविंग ग्रुप है ना, लीविंग ग्रुप न्यूट्रल भी हो सकता है और निगेटिव चार्ज वाला भी हो सकता है। क्लियर है, देख लीजिए जैसे, और देखिए न्यूट्रल की बात कर लें कुछ। अगर मान लीजिए ये देखिए, ये देखिए अगर यहां से लीव किया तो यहां बनेगा R प्लस और यहां बनेगा वाटर, यहां से ये लीव किया तो बनेगा R प्लस और बनेगा अमोनिया। ये देखिए, तो एक जगह वाटर लीव कर रहा है, एक जगह अमोनिया लीव कर रहा है, तो लीविंग ग्रुप अच्छा कौन होगा, बीकर द बेस बेटर द लीविंग ग्रुप। यानी क्या, लीविंग टेंडेंसी वाटर की ज्यादा होगी अमोनिया से। देखो लीविंग टेंडेंसी, लीविंग ऑर्डर, देखो वाटर, क्यों ऐसे भी समझ सकते हो, O पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल था N के रेस्पेक्ट में, तो जल्दी अलग हो गया। क्या लीविंग ग्रुप समझ में आया। इसी के सीरीज में एक होता है ये देखो, ये बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप होता है। क्यों, क्योंकि ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है और बेंजीन सल्फोनिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो उसका निगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल होता है। क्लियर, तो यहां से इसको, इतने को बोलते हैं हम टोसाइल, इसका शॉर्ट फॉर्म है TS। देखिए, तो यानी जो TSO माइनस होगा ये बेटर लीविंग ग्रुप होगा। देखो ये देखिए, क्लियर। कभी कभी क्या होता है, ऐसे बन के आता है। अब N ट्रिपल बॉन्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, तो यहां तुरंत ये बनता है, N2 लीव करता है, और जो N2 है ये बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है। ये क्या होता है, N2 बेस्ट लीविंग ग्रुप। यानी अगर निगेटिव चार्ज लीव कर रहा है तो कुछ नहीं करना, निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देख लो, जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज स्टेबल होगा उतना बढ़िया लीविंग ग्रुप होगा। क्या भाई समझ में आ रहा है, लीविंग ग्रुप देख लो। देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कंपेयर द लीविंग ऑर्डर, कंपेयर द लीविंग ऑर्डर। चेक करो, तो अभी आपको क्या बताया गया कि कभी भी निगेटिवली चार्ज्ड वाले अगर मूव कर रहे हो तो क्या चेक करना है, निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक कर लो, कौन सा ज्यादा स्टेबल है। देखो यहां NO2 क्या लगेगा, -M -I, यहां क्या लगेगा +M, यहां क्या लगेगा +H, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे ज्यादा लीविंग ग्रुप होगा C। क्यों, क्योंकि C में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। देखो C के बाद चेक करो क्या आएगा, ये आएगा A के बाद आएगा B के बाद आएगा D। चेक करो, सबसे लीस्ट लिविंग टेंडेंसी होगी D की,
क्योंकि डी में प्लस एम लगेगा OH का, जिससे ये निगेटिव चार्ज अनस्टेबल हो जाएगा रिलेटिव। तो जब अनस्टेबल हो गया तो लीविंग टेंडेंसी कम हो गई। क्या कहानी क्लियर है? देख लीजिए। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। क्या भाई कहानी समझ में आई? तो लिविंग टेंडेंसी समझ में आया। अब देखो एक एक चीज समझते हैं भाई। अपन ने देखा कि RX से X माइनस लीव ग्रुप, तो अब R जो R प्लस बन रहा है कार्बोकैटायन। सो अब अपन बात करते हैं कार्बोकैटायन। देखो क्या होता है कि जो कार्बोकैटायन बनता है R प्लस, इसमें होता है रीअरेंजमेंट। अगर किसी भी रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना, ध्यान सुनिएगा, अगर किसी भी रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना तो सबसे पहला काम होता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। अच्छा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन जो होता है उससे वो स्टेबिलिटी गेन करता है। तो जैसे देखो, जैसे मान लीजिए इथाइल कार्बोकैटायन बना, तो अब इसमें कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर यहां से H निकल के यहां गया तो फिर वही बन जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये कार्बोकैटायन बना, तो ये क्या है 1 डिग्री। क्या है भाई ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, समझ में आता है ना। अब यहां से आप देखिएगा ये है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, एंड 2 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी 1 डिग्री से ज्यादा होती है। तो देखो ये बना तो इसी से, क्या हुआ यहां से H निकल के यहां चला गया, यहां पॉजिटिव आ गया, तो इसी को तो रीअरेंजमेंट बोल रहे हैं हम। देखो तो अगर कभी भी पॉजिटिव चार्ज बना तो पहले रीअरेंजमेंट होगा, अगर उसमें पॉसिबिलिटी है तो फिर फर्दर रिएक्शन होगी। यानी अब अपने को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है समझो, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, देखो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन ये कोई जरूरी एल्काइल हैलाइड नहीं, पूरी ऑर्गेनिक में जरूरत पड़ेगी। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन की जरूरत पूरी ऑर्गेनिक में पड़ेगी आपको। देखो कैसे, मान लीजिए इसमें देखो कैसे कैसे अरेंजमेंट ऑफ, पहला होता है हाइड्राइड शिफ्ट। क्या होता है? हाइड्राइड शिफ्ट। अब ये हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है देखिए, मान लीजिए ये कार्बोकैटायन किसी रिएक्शन में बना, X माइनस लीव कर गया, ये बन गया। अब क्योंकि ये कार्बोकैटायन 1 डिग्री है और 1 डिग्री से यहां से अगर हम H माइनस शिफ्ट करा दें तो क्या यहां कार्बोकैटायन बनेगा 2 डिग्री बन जाएगा। तो यहां से देखो ये जो H आप ये देख रहे हो ये तो यहां से ये देखो, इसको बोलते हैं हम लोग 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड क्यों? 1 और 2, तो 1 इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब क्या होता है? H माइनस निकले। और ध्यान रखना कभी भी शिफ्टिंग होगी तो हमेशा 1,2 ही होनी चाहिए।
1 3 डायरेक्ट नहीं होगी, 1 2 मतलब पॉजिटिव चार्ज के जस्ट बगल वाला ही शिफ्ट करेगा। और शिफ्टिंग तभी होगी जब स्टेबिलिटी बढ़ रही हो। अगर स्टेबिलिटी घट रही है, यानी क्या रूल क्या है शिफ्टिंग का, शिफ्टिंग के लिए एनर्जी निकलनी चाहिए। एनर्जी कैसे निकलेगी? जब स्टेबिलिटी बढ़ रही हो। अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो एनर्जी रिलीज होगी, यानी जो शिफ्टिंग प्रोसेस है मस्ट बी एक्सोथर्मिक, यानी हीट निकलनी चाहिए। देख लीजिए और देखिए, अब जैसे क्वेश्चन ये आया कि क्या एक से ज्यादा हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती हैं। मान लो इंटरमीडिएट में आया पॉजिटिव चार्ज, और क्या हमसे बोला गया कि क्या इसमें एक से ज्यादा हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखो कैसे। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज बना पहले स्टेप में, अब यहां से क्या हुआ, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कराइए, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1 2 में क्या हुआ, यहां से H माइनस निकला, यहां चला गया, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहां से चेक करो, क्या ये 1 डिग्री 2 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब अगर देखिए, अगर यहां से बात समझिए, अच्छा हाइड्राइड शिफ्ट बढ़ रहे थे क्या, तो एक काम करो, यहां पे H लगाओ अभी, ये देखिए ये 2 डिग्री आया। अब अगर यहां से H यहां माइग्रेट कर जाए, देखो ये भी 1 2 ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यहां से क्या ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। देखो पहले 1 डिग्री था, फिर 2 डिग्री हुआ, फिर 3 डिग्री हुआ, तो एक से ज्यादा हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है। बट ध्यान क्या रखना है कि हर हाइड्राइड शिफ्ट में स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि पहली शिफ्ट में घटी फिर बढ़ गई, नहीं, गलत, पहली ही नहीं होगी। हर शिफ्ट में स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। अगर किसी स्टेप में घट रही है फिर वो स्टेप नहीं होगा। क्या कहानी क्लियर है? देख लीजिए। क्या भाई कहानी समझ में आई? अब आता है इसके बाद एल्काइल शिफ्ट। दूसरा एल्काइल और फिनाइल शिफ्ट। देखो क्या होगा, यही अभी जो पढ़ रहे थे, ये देखिए, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन मान लीजिए बना, पहला होगा 1 2 शिफ्ट, ये देखिए 1 डिग्री से 2 डिग्री, और फिर ये CH3 माइनस शिफ्ट करेगा। हर शिफ्ट 1 2 ही होनी चाहिए, ये नहीं कि यहां से डायरेक्ट अपन माइग्रेट कर दें, नहीं, 1 2 ये गया, अब ये होगा। तो यहां से आप देखिए, ये देखिए, क्या ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन था और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिल गया। क्या स्टेबिलिटी बढ़ गई, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ गए, प्लस आई बढ़ गया। ये देखिए, तो एक से ज्यादा शिफ्ट की कंडीशन क्या है कि हर शिफ्ट में स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। क्या कहानी क्लियर हुई? देख लीजिए। अब बात ये हुई कि अगर जैसे यहां पे अलग अलग ग्रुप लगा देते तो कौन माइग्रेट करता। तो माइग्रेटिंग ऑर्डर, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, माइग्रेटिंग शिफ्ट, जो शिफ्टिंग है उनका ऑर्डर क्या है?
तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप माइग्रेट इजिली। क्यों? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है उतना पॉजिटिव को मिलेगा। देखो क्लियर? तो होता क्या है, ध्यान सुनो, माइग्रेटिंग ऑर्डर के लिए क्या समझते हैं, क्लियर? मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप माइग्रेट्स इजिली। ये देखो, ये चेक करो, जैसे देखो इसमें माइनस, ये जल्दी माइग्रेट किया, ये देखिए ये माइग्रेटिंग ऑर्डर है, एल्काइल ग्रुप का माइग्रेटिंग ऑर्डर। क्लियर? सो एल्काइल ग्रुप का माइग्रेटिंग ऑर्डर ये, अगर ओवरऑल बात करें तो सबसे ज्यादा माइग्रेटिंग ऑर्डर होता है H माइनस का, फिर PH माइनस का, फिर 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप ये वाला, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल। ये है माइग्रेटिंग ऑर्डर, देख लीजिए ये है माइग्रेटिंग ऑर्डर। माइग्रेटिंग ऑर्डर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या आती है कि कभी कभी माइग्रेटिंग ऑर्डर फॉलो होता है और कभी कभी नहीं होता। अब ये क्या बेवकूफी है, कभी कभी फॉलो होता है कभी कभी नहीं होता, तो समझना पड़ेगा ये। देखिए होता क्या है कि देखिए, जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज कहीं से बन के आया, अब इसमें आपको जो है स्टेबिलिटी की बात करनी है। क्लियर? तो अगर स्टेबिलिटी की बात करनी है तो देखिए यहां पे क्या हुआ कि CH3 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अभी थोड़ी देर में डायरेक्ट लिखने लगेंगे, CH प्लस CH3। पहले बताओ समझ में आया? ये देखो ये वाला यहां गया, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, वन टू हाइड्राइड शिफ्ट। अब यहां से आप ये देखो CH3 भी माइग्रेट कर सकता है, H भी कर सकता है, PH कर सकता है। अच्छा बताओ सबसे ज्यादा माइग्रेटिंग पावर किसका है? H माइनस का। तो अगर H माइनस को माइग्रेट कराए, ये देखिए ये बनेगा और ये सही है, यहां H माइनस माइग्रेट करेगा। अब देखना, अब इसी क्वेश्चन में हम कुछ चेंज करेंगे तो आंसर दूसरा आ जाएगा। देखिएगा अगर यहां पे अब ये है, अब इससे क्या करना है आपको, रीअरेंज करके मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है। तो पहले तो 1,2 यहां से होगा, ये देखिए ये बन गया। अब इसके बाद देखो यहां से ये माइग्रेट कर सकता है, ये कर सकता है, ये पूरा ग्रुप कर सकता है, यानी 3 माइग्रेटिंग है। अब इसमें से कौन माइग्रेट करेगा बस ये समझना है आपको। अगर आप ये समझ गए तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें माइग्रेटिंग पावर की अगर बात करें तो देखो माइग्रेटिंग पावर किसका किसका ज्यादा है, इसका, देन PH माइनस का, देन CH3 माइनस का। ये माइग्रेटिंग पावर है या माइग्रेटिंग ऑर्डर है।
माइग्रेटिंग ऑर्डर। कायदे से ये माइग्रेट करना चाहिए, लेकिन सोचो कि अगर ये माइग्रेट किया तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा C+, तीनों को माइग्रेट करा के बना दे। देखो देखिएगा, ये आ गया मान लीजिए A, इसको माइग्रेट किए, दूसरे को माइग्रेट करेंगे, ये आ गया B, क्लियर। एंड ये आ गया C। चेक करो, यानी हमने तीन पॉसिबिलिटी थी, तीनों को अलग अलग माइग्रेट करा के तीन स्ट्रक्चर बनाए। अगर इन तीनों की स्टेबिलिटी देखें, इन तीनों क्या देखें, स्टेबिलिटी। अगर इन तीनों की स्टेबिलिटी पे फोकस किया जाए कि यार इन तीनों की स्टेबिलिटी क्या होगी, तो इन तीनों की स्टेबिलिटी आप दिमाग लगाइए, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। चेक करो, देखो CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ रेजोनेंस, यहाँ सब हो रहा है। इस पे नजर दड़िए आप B पे, देखिए B पे पॉजिटिव है, यहाँ पे आपका PH है, PH में रेजोनेंस है, यहाँ भी रेजोनेंस है, और यहाँ OCH3 है। ध्यान रखिएगा, ये OCH3 है, OCH3 का प्लस M भी लग रहा है, तो क्या प्लस M इसको और ज्यादा स्टेबल कर रहा है। यानी स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा है B के बाद है आपका C, और C के बाद है A। चेक कर लो। अच्छा, ये क्यों है, A क्यों है B के बाद, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस है, और C में देखो यहाँ पे रेजोनेंस के साथ साथ प्लस M भी है OCH3 का। सो स्टेबिलिटी ये है, तो फाइनल आंसर क्या होगा। तो यहाँ माइग्रेटिंग ऑर्डर होगा, माइग्रेटिंग को यानी कि जो फाइनल कार्बोकैटायन होगा वो क्या होगा। फाइनल जो कार्बोकैटायन होगा वो बनेगा आपका, चेक करो क्या बना, ये देखिए, ये फाइनल कार्बोकैटायन बना। इसका मतलब ये हुआ कि माइग्रेट कौन किया, CH3, जबकि CH3 का माइग्रेटिंग पावर सबसे कम था। CH3 का माइग्रेटिंग पावर सबसे कम था, लेकिन माइग्रेट वो किया। अब इसका मतलब हुआ कि यार माइग्रेटिंग पावर तो यहाँ लगा ही नहीं, तो फिर अपन ने माइग्रेटिंग पावर क्यों पढ़ा। ध्यान सुनिएगा, माइग्रेटिंग पावर कब लगेगा और माइग्रेटिंग पावर कब नहीं लगेगा, ये समझिए। माइग्रेटिंग पावर तभी वैलिड है जब माइग्रेट करने के बाद बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी मिल रही हो। इसका मतलब क्या है समझो, जैसे मान लो ये देखिए, इसका अपने को स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है। अब देखो इसके पास क्या क्या है, CH3PH, ये माइग्रेट नहीं करता, CO बॉन्ड टूटेगा नहीं। सो इनमें से माइग्रेटिंग पावर किसका ज्यादा है, CH3 का, यानी PH का, सॉरी, किसका माइग्रेटिंग पावर ज्यादा है, PH का, यानी PH माइग्रेट करेगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। लेकिन अगर CH3 माइग्रेट करता तो यहाँ पॉजिटिव आता और PH रेजोनेंस में होता। लेकिन क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग अवेलेबल है, बैक बॉन्डिंग को आप ऐसे समझ लीजिए, बैक बॉन्डिंग पापा है, क्या है, पापा अगर अवेलेबल हैं
तो फिर किसी और से स्टेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी यहां से अगर आप देखोगे, ये देखो यहां पीएच के माइग्रेट करने से बहुत फर्क नहीं आया, क्योंकि OCH3 की बैक बॉन्डिंग थी। यानी कभी भी बैक बॉन्डिंग अवेलेबल है तो हमेशा हम माइग्रेटिंग ऑर्डर को फॉलो करेंगे, क्योंकि रेजोनेंस यहाँ कोई लेना देना नहीं, कि सारी स्टेबिलिटी कहाँ से आ रही, बैक बॉन्डिंग से। लेकिन अगर बैक बॉन्डिंग ना होती, जैसे कि इस केस में कर रहे थे, तो हमेशा उसको माइग्रेट कराना है जिसके माइग्रेशन से स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मिले। अगर आप यहाँ CH3 को माइग्रेट कराते तो क्या सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। मिलती, दोनों साइड रेजोनेंस मिलता। अगर पीएच को माइग्रेट करा देते तो एक साइड का रेजोनेंस कम हो जाता, इसलिए हमने माइग्रेटिंग ऑर्डर वहां फॉलो नहीं किया है। यानी माइग्रेटिंग ऑर्डर कब फॉलो करना है, जब बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी मिल रही हो। नहीं मिल रही, सिंपल है, तो उसको माइग्रेट कराएंगे जिसके माइग्रेट करने से प्रोडक्ट यानी का फॉर्म कार्बोकैटायन स्टेबल बने। क्या कहानी क्लियर हो रही है, देख लीजिए। अब आता है रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन, अब रिंग एक्सपेंशन स्टेबिलिटी के लिए क्यों रिंग एक्सपेंशन होता है, कब होता है, समझिए। जैसे अगर आपको याद हो, जीओसी में आपने पढ़ा होगा, इसमें डांसिंग रेजोनेंस होता है और ये बहुत स्टेबल होता है। सो अगर इसका रिंग एक्सपेंशन कराएं तो रिंग एक्सपेंशन ये होता है, इसका 4 कार्बन की रिंग बनेगी। अभी कैसे होती है अभी हम बता देंगे। और एक जो है इसका और बनता है, इस तरह का कंपाउंड बन जाता है, रिंग ओपन हो जाती है। तो इसका 48% होता है, इसका 47% होता है, इसका 5% होता है। चेक करो, जरूरत नहीं, अगर आप ये रट भी लोगे तो काम चल जाएगा। अब देखो 48 से 47 स्टेबिलिटी घट गई। आपको क्या बताया गया था कि कभी भी अगर रिंग एक्सपेंशन हो रही है, क्योंकि रीअरेंजमेंट, ये भी रीअरेंजमेंट है, अगर कभी भी रीअरेंजमेंट हो रहा हो तो स्टेबिलिटी हमेशा बढ़नी चाहिए। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, देखो क्लियर। तो इसका मतलब कभी भी ये बने तो बस यहीं पर रुक जाएगा। अब और आगे देखो, मान लीजिए इस तरह बन के आया। अब बोला इसका फाइनल कार्बोकैटायन बनाना है, तो फाइनल कार्बोकैटायन क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। अब एक बात सुनो, रिंग एक्सपेंशन का क्राइटेरिया क्या है। अच्छा एक बात और, रिंग एक्सपेंशन भी 1-2 शिफ्ट में ही काउंट होता है। क्वेश्चन आएगा कि मेजर प्रोडक्ट के लिए कितना 1-2 शिफ्ट हुआ, तो रिंग एक्सपेंशन हो, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो, सब 1-2 शिफ्ट होता है। तो पहली बात देखो क्या क्राइटेरिया है रिंग एक्सपेंशन के लिए। रिंग एक्सपेंशन के लिए क्राइटेरिया है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्ट रिंग से जुड़ा होना चाहिए। फॉर रिंग एक्सपेंशन पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी डायरेक्टली बॉन्डेड विद रिंग कार्बन। यहाँ पे रिंग कार्बन से जुड़ा, ये नहीं जुड़ा, इसका मतलब डायरेक्ट आप रिंग एक्सपेंशन मत करा देना। इसमें पहले क्या होगी, 1-2 शिफ्ट हाइड्राइड। देखो और ये देखो, पहले इतना समझ में आया, ये 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। चेक करो, इट इज अ 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। अगर ये 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, अब बात जरा समझना, ये 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। अब 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद अब आता है रिंग एक्सपेंशन। ध्यान सुनिएगा, एक लाइन में समझिएगा रिंग एक्सपेंशन कैसे करना है।
रिंग एक्सपेंशन के लिए क्या करते हैं कि बॉन्ड को ब्रेक करना है। रिंग का मतलब, एक्सपेंशन का मतलब समझ में आ रहा है, बॉन्ड को ब्रेक करके रिंग बना लेना। बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करना है कि पॉजिटिव चार्ज के बगल में पॉजिटिव चार्ज आए। देख लो, इस बॉन्ड को ब्रेक किए, तुम्हारे समझने के लिए एकदम हो जाएगा अपने आप। इस बॉन्ड को हमने ब्रेक कर दिया, ये देखो ब्रेक कर दिया, देख लो। अब क्या करना है, कैसे, किसको प्लस देना है, किसको माइनस देना है। ध्यान ही रखना है कि प्लस के बगल में प्लस आए, यानी प्लस के बगल में प्लस आए। अब कुछ लोगों को होगा कि यार ये तो बनेगा ही नहीं, बनता नहीं है, तो तुम्हारे समझने के लिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस। अब बताओ क्या करो, इस माइनस और प्लस को जोड़ लो। लो देखो रिंग, देखो कितने एटम की हो गई। फिर समझ लो, बॉन्ड को ब्रेक करो, प्लस के बगल में प्लस बना दो और निगेटिव को ऊपर वाले प्लस से जोड़ दो, तो क्या 5 मेंबर की रिंग हो गई है। देखो इस कार्बन न्यूट्रल हो गया है, इस कार्बन से जुड़ा है CH3 और यहां पे लगा है पॉजिटिव चार्ज। चेक कर लो, देख लो। अभी ये स्टेबल है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अभी एक पॉसिबिलिटी और है, अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट यहां हो जाए, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट एक बार और हो सकती है, तो ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये देखो, समझ में आया रिंग एक्सपेंशन। देख लो जैसे, और देखो एक और तुम्हारे को करा के दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और इसको जो है फाइनल कार्बोकैटायन। ध्यान रखना, कभी भी अगर ये कार्बोकैटायन किसी रिएक्शन में बना तो यहाँ पे रुकेगी नहीं रिएक्शन, अपने आप रीअरेंजमेंट होगा। तो इस रिंग के लिए ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है। क्या तरीका बताए थे कि रिंग कार्बन से पॉजिटिव चार्ज डायरेक्ट जुड़ा है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। ये देखिए, अब क्या करें तुम खुद ही बताओ, क्या बताए थे, प्लस के बगल में प्लस और यहाँ माइनस। ये देखो, अब ये माइनस वाला जो कार्बन है ये कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ। तो कितने मेंबर की रिंग हो गई यहाँ, 6 मेंबर की। तो ये तो 5 की ही रहेगी, देखो। और इधर से हो गई अपनी 6 मेंबर की रिंग, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, उसके बगल वाले में, यानी यहाँ। अब क्या अपन ये कहे कि इस रिंग के लिए देखो, रिंग के कार्बन से पॉजिटिव चार्ज, यानी ये भी एक्सपेंड करेगी। ये यहाँ ब्रेक किया, यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आया, और ये माइनस वाला यहाँ जोड़ दो, तो क्या ये भी 6 मेंबर की रिंग हो गई। चेक कर लेना, ना समझ में आए दोबारा बना के कोशिश करना। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये देखो, ये स्टेबल कंपाउंड है। समझ में आया, देख लो। तो ये रिंग एक्सपेंशन है। तो रिंग एक्सपेंशन समझ में आ गया। अब आता है आगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि स्टेबिलिटी के लिए रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। देख लो, स्टेबिलिटी के लिए रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। जैसे अगर अपन बात करें ये देखो, चेक करो, क्लियर है। यहां पे मान लीजिए एक CH3 लगा है। अब इसको देखो, ये 6-7 मेंबर की रिंग है। क्या है भाई, 7 मेंबर की रिंग। अगर 7 मेंबर की रिंग है तो ये 7 मेंबर की रिंग पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, आपको पता ही है। तो इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। कैसे कॉन्ट्रैक्ट कराना है, देखो ऐसे, देखो इस पॉजिटिव चार्ज से तो या तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा या तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अब याद कैसे रखना है कि ऐसे ब्रेक करना है कि पॉजिटिव चार्ज के बगल में पॉजिटिव ही आए, वही एक्सपेंशन वाला रूल। तो क्या करेंगे, देखो अगर हम इसको ब्रेक कर दें, देखो अब बताओ कहां पॉजिटिव लाएं, क्या यहां पॉजिटिव ले आए
और निगेटिव कहाँ ले आए हैं, यहाँ। चेक करो, अब तुम्हारे को समझ में आ रहा है क्या करना है, देखो चेक करो। तो यहाँ पे हो गया 6 मेंबर के रिंग, और इससे क्या जुड़ा है, इससे जुड़ा है आपका CH पॉजिटिव CH3। देख लो, अभी आंसर नहीं है, इसमें हाइड्राइड शिफ्ट भी होगी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी हो जाएगी। क्यों 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट? इसलिए कि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा, ये देखो। तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा ये देखो, चेक करो, समझ में आया? तो ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन है। अच्छा, चाहे रिंग एक्सपेंशन हो चाहे रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो, सब क्या होता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 रिंग एक्सपेंशन। क्लियर भाई? तो ये जो है, सो अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने RX पढ़ा, तो RX में R प्लस बना, इलेक्ट्रोफाइल बना, X माइनस न्यूक्लियोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़े, लिविंग ग्रुप पढ़े, कार्बोकैटायन पढ़े। कार्बोकैटायन में क्या क्या हुआ समझ में आ रहा है? कार्बोकैटायन कभी बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा, ये समझ में आ गया। क्लियर? अब अपन बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ RX। केमिकल रिएक्शन ऑफ RX, तो सबसे पहला इसमें होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ना है अपने को? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कई तरह का है, ठीक है? तो कितना देखो, फर्स्ट SN1, सेकेंड SN2, थर्ड SNNGP, क्या होता है अभी बताएंगे, फोर्थ SNI, क्लियर? SN1, SN2, SNNGP, SNI, क्लियर? SN1 प्राइम, SN2 प्राइम, ये सब पढ़ना है, इनकी जरूरत नहीं है वैसे तो। मेनली SN1, SN2, SNNGP और SNI, ये मेन चीज है अपनी RX में। सो कैसे कैसे रिएक्शन होंगी, क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे SN1। SN1 का मतलब होता है, इसको बोलते हैं यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, कैसे रिएक्शन होती है, बात करते हैं। तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखिए SN1 होता क्या है कि जैसे RX है, RX और यहाँ न्यूक्लियोफाइल, तो क्या होता है कि जो X माइनस है ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अलग होता है, ये अटैक करता है, तो बन जाता है RNU प्लस X माइनस। यानी सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक का जाना और एक का आना, तो यहाँ से X माइनस गया, NU माइनस आया, ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हुआ कि SN1 क्या है, तो ये है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो होता क्या है, देखो जैसे आपके पास
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ये कंपाउंड है, इसमें जब हम वाटर का रिएक्शन कराते हैं, ये आंसर आ जाता है। देखिए, इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये SN1 को फॉलो करता है। अब ये मैकेनिज्म क्या होती है समझो। मैकेनिज्म में अपन क्या करते हैं, हम मैकेनिज्म जनरल SN1 की बात करेंगे। इस रिएक्शन की तो है ही है, इस तरह की कोई भी रिएक्शन होगी तो सबसे पहले क्या होता है कि जो RX है, RX का मतलब ये पूरा R हो गया, X यहाँ BR हो गया। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है R प्लस X माइनस, यानी पहला स्टेप जो है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और यही इसका क्या है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सारा रेट यहीं से निकाला जाएगा। अब ये R प्लस जो है, अगर इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंज होगा, नहीं पॉसिबिलिटी है नहीं होगा। फिर यहाँ जो है कोई न्यूक्लियोफाइल, इसमें वाटर है जैसे, अब इसकी मैकेनिज्म लिख देंगे जनरल, NU माइनस यहाँ अटैक कर जाएगा, RNU बन जाएगा। ये SN1 की मैकेनिज्म है। क्लियर है? यानी अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें जो अपन ने ऊपर एग्जाम्पल लिया, ये देखिए पहला स्टेप। अब क्योंकि यहां पे कोई और पॉसिबिलिटी रीअरेंजमेंट की नहीं है, इसलिए ये डायरेक्ट यहीं पे अटैक करेगा। देख लीजिए, तो ये पहला स्टेप में कार्बोकैटायन बन गया, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बना। अच्छा, कार्बोकैटायन जो बना यही RDS है, ध्यान रखना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है। यानी जो ये बना, इसमें कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहां पे अपन वाटर का अटैक करेंगे, न्यूक्लियोफाइल क्योंकि वाटर है यहां, तो यहां O का लोन पे अटैक किया और ये बन गया, ये देख लीजिए। और यहां से -H+ हो जाएगा न्यूट्रल बनाने के लिए, तो ये फाइनल आंसर आ गया। देख लीजिए, क्लियर भाई? तो ये SN1 की मैकेनिज्म है। यानी SN1 का पहला स्टेप क्या है, RDS है। यानी रेट ऑफ SN1 अगर लिखें काइनेटिक्स के हिसाब से, रेट ऑफ SN1 इक्वल टू क्या लिखिएगा, K RX का कंसंट्रेशन। देखो चेक करो, क्यों न्यूक्लियोफाइल आया नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल ही नहीं है। देख लो, क्लियर? यानी अगर हम बात करें कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, तो देखो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन depends upon first nature of alkyl halide। नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड पे कैसे, अगर 3 डिग्री RX है तो सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री RX, देन 1 डिग्री RX। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के। चेक करो, 3 डिग्री RX लोगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, 2 डिग्री लोगे 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा
उतना ज़्यादा रेट होगा, क्योंकि पहला स्टेप ही आरडीएस है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्या कहानी क्लियर? दूसरा, नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। बोलो, लीविंग ग्रुप का नेचर। भाई RX से जब X माइनस अलग हुआ तभी तो पॉजिटिव चार्ज बना। अगर मान लो X माइनस अलग ही ना होता तो पॉजिटिव चार्ज ही नहीं बनता। यानी क्या, जितना बढ़िया लीविंग ग्रुप होगा उतना जल्दी कार्बोकैटायन बनेगा। यानी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप, यानी कि ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप। ऑर्डर ऑफ लिविंग मतलब टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप, ऐसे समझ लीजिए। यानी अगर आपके पास RI, RBr, RCl और RF है तो रेट ऑफ SN1 क्या होगा? चेक करो। रेट ऑफ SN1 जो होगा वो RI का सबसे ज़्यादा, फिर RBr का, फिर RCl का, फिर RF का। समझ में आया कैसे? क्योंकि I माइनस जो है सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप है, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, F माइनस। क्लियर है? देख लीजिए, दो फैक्टर क्लियर। थर्ड है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? सॉल्वेंट शुड बी पोलर प्रोटिक। सॉल्वेंट शुड बी पोलर प्रोटिक। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे देखो कि जो RX है, इससे पहला स्टेप क्या है? R प्लस प्लस X माइनस का बनना। तो ये पहली बात तो बॉन्ड ब्रेक करना है। तो ये बॉन्ड तभी ब्रेक करेगा जब इसको पोलराइज किया जाएगा। पोलराइज कौन कर सकता है? पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट के जो अपोजिट डाइपोल होते हैं, मान लो दो पॉजिटिव डाइपोल, नेगेटिव डाइपोल, तो इसके अपोजिट डाइपोल को अट्रैक्ट करेगा और तोड़ देगा। अच्छा, अभी हुआ प्रोटिक। क्यों प्रोटिक? इसलिए क्योंकि जो लीविंग ग्रुप है या निगेटिव चार्ज है, इसको क्या करना है? अलग कराना है। अलग नहीं कराओगे तो R प्लस पे फिर अटैक कर जाएगा। तो अगर हम प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तो प्रोटिक सॉल्वेंट इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना के इसको रोक लेगा, और जब इसको रोक लेगा तभी तो R प्लस आगे रिएक्ट कर पाएगा। अगर मान लो आपने X माइनस को नहीं हटाया तो क्या X माइनस R प्लस पे फिर अटैक कर जाएगा, तो फिर वही बन जाएगा। तो इसलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना पड़ता है। दूसरा, अगला, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, वैसे तो ऐसा देखा जाए कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि RX के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। पहला स्टेप ही RDS है। यानी रेट ऑफ SN1 रिएक्शन is independent of the concentration of nucleophile। ये तो कंसंट्रेशन की बात हुई। अभी हुआ कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, पुअर होना चाहिए। तो जनरली for SN1 reaction nucleophile should be poor। कैसे? For SN1 reaction should be poor। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए कि अगर आपने बाई चांस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिया तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? तुरंत अटैक करने की कोशिश करेगा, तो कार्बोकैटायन बनने ही नहीं देगा। जैसे वो लीव करेगा पीछे से अटैक कर देगा, तो SN1 कभी नहीं होगा। क्योंकि SN1 तभी होगा जब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बने। क्या समझ में आई बात? तो नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल आ गया।
अगला है टेम्परेचर। टेम्परेचर फॉर SN1 reaction temperature should be low। टेम्परेचर शुड बी लो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है, RX का रिएक्शन अगर हमने वाटर से किया तो पहले तो यहां ROH बनता है। ROH बनता है यानी स्ट्रॉन्गर, तो डेल्टा H निगेटिव है। डेल्टा H क्या है? निगेटिव है। चेक करो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी लीच-एटलियस प्रिंसिपल से। एक तो बात हुआ। दूसरा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एलिमिनेशन का चांस बन जाता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर हाई टेम्परेचर बात करते हैं तो एलिमिनेशन होने लगता है, इसलिए इस केस में टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो टेम्परेचर पे SN1 होती है। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? क्या भी समझ में आया? बाकी बातें अगली क्लास में। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 1800 2121 799।